नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे, तो उसमें जो अगला टॉपिक है वो है टी.एस. एलियट निर्वैयक्तिकता एवं परंपरा की अवधारणा। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो चलिए देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। और इसके पहले के जो भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र की वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। टी.एस. एलियट निर्वैयक्तिकता एवं परंपरा की अवधारणा। तो जो टी.एस. एलियट हैं, उन्होंने निर्वैयक्तिकता यानी कि जो निज का ना हो, उन्होंने एक तरह से व्यक्तिकता के विरोध में ये सिद्धांत बनाया है कि जैसे जो कवि थे ज़्यादातर जो अपने बारे में सिर्फ लिखा करते थे, तो उसी के विरोध में उन्होंने निर्वैयक्तिकता जो मतलब खुद के बारे में ना हो ऐसी परंपरा की अवधारणा ऐसा सिद्धांत बनाया है। तो इनका नाम है वो है टी.एस. एलियट। पूरा नाम है थॉमस सतर एलियट। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ है वो 1988 ईस्वी सेंट लुइस अमेरिका और 1927 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त हुई है इनको। मतलब इनका जन्म हुआ है 1888 ईस्वी में सेंट लुइस में और अमेरिका में हुआ है, और ब्रिटिश नागरिकता इनको प्राप्त हुई है 1927 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद इनका निधन कब हुआ? 1965 ईस्वी में लंदन में इनका निधन हो गया। ठीक है। उसके बाद टी.एस. एलियट क्या क्या हैं? दर्शन शास्त्री हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं और कवि थे। ठीक है। इन्हें आधुनिक आलोचक का मसीहा भी कहा जाता है। इन्हें जैसे आधुनिक आलोचक का मसीहा भी कहा जाता है। उसके बाद इन्हें द वेस्टलैंड 1922 ईस्वी के लिए 1948 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो द वेस्टलैंड इनकी एक पुस्तक है जो 1922 में प्रकाशित हुई थी और 1948 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। और इनकी जो आलोचनात्मक काव्य रचनाएं हैं उसे देखते हैं। तो आलोचनात्मक काव्य रचनाएं हैं वो है प्राफ्रुक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जो द वेस्टलैंड है 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह रचना अंग्रेजी में है और इसमें 434 पंक्तियाँ हैं। तो जो द वेस्टलैंड है यही मुख्य है, और यह पुस्तक संस्कृत के ओम शांति मंत्र से समाप्त हुआ है। इसी पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो जो द वेस्टलैंड है यही इनकी पुस्तकों में प्रमुख है। उसके बाद इनकी पुस्तक है द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी में, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 ईस्वी में, एलिजाबेथेन एसेज 1932 ईस्वी में। उसके बाद द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 ईस्वी में इनकी एक और पुस्तक है। उसके बाद एसेज एशेंट एवं मॉडर्न 1936 ईस्वी में। उसके बाद नोले एंड एक्सपीरियंसेज 1937 ईस्वी में। उसके बाद फोर क्वार्टेटस 1944 ईस्वी में। द यूज ऑन पोएट्री एंड पोएट्स 1958 ईस्वी में। उसके बाद जो इनका महत्वपूर्ण नाटक है, इन्होंने 5 नाटक लिखे हैं। पहला नाटक है मर्डर इन कैथीड्रल 1935 ईस्वी में, फैमिली रियूनियन 1937 ईस्वी में, द कॉकटेल पार्टी 1950 ईस्वी में और द कॉन्फिडेंशियल क्लॉक 1955 ईस्वी में इनके नाटक। उसके बाद इनका अंतिम नाटक है द एल्डर स्टेट्समैन 1958 ईस्वी में। ये सभी नाटक पद्य में लिखे गए हैं एवं रंगमंच पर लोकप्रिय हुए हैं। मतलब ये जो जितने भी नाटक हैं वो पद्य मतलब कि एक तरह से कविता में लिखे गए हैं और रंगमंच पर लोकप्रिय भी हुए हैं, मतलब कि रंगमंच पे दिखाए भी गए हैं तो लोकप्रिय भी हुए हैं। उसके बाद मर्डर इन द कैथीड्रल पर फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है। जो मर्डर इन द कैथीड्रल है उस पर फिल्म भी बन चुकी है। उसके बाद टी.एस. एलियट के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उनके 3 सिद्धांत हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत,
उसके बाद परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, और तीसरा है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। तो इसमें से हमें सिर्फ 2 पढ़ना है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, और वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत जो है वो हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत क्या है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और ब्रैकेट में व्यक्तिवादिता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इलियट ने साहित्य में बढ़ती हुई अति व्यक्तिवादिता के विरोध में किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सिद्धांत को उन्होंने बनाया इसीलिए था क्योंकि अति व्यक्तिवादिता मतलब अपने बारे में या अपने विचारों को थोपने मतलब अपने बारे में यह ज़्यादा हो रहा था। कभी अपने मन के बारे में ज़्यादा लिख रहे थे, इसीलिए इन्होंने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत बनाया। और इसकी परिभाषा क्या है? साहित्य व अन्य कलाएं किसी व्यक्ति विशेष की पूंजी नहीं है, उसमें व्यक्त भाव एवं विचार सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक होते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जो साहित्य है और अन्य और भी सभी कलाएं हैं वो किसी एक व्यक्ति की विशेष पूंजी नहीं है, मतलब वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जबकि वो सार्वजनिक और सार्वभौमिक है, मतलब कि सभी लोगों के हैं। इलियट का निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में हुआ। ठीक है, तो इन्होंने किसके विरोध में किया है? रोमांटिक कवियों ने जो व्यक्तिवादिता के बारे में अपने व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में लिख रहे थे, उसके विरोध में इन्होंने निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को लिया है। ठीक है, इलियट एजरा पाउंड के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। एजरा पाउंड की मान्यता थी कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, उसके बाद निर्वैयक्तिक खुद का नहीं होके, निज का नहीं होके वस्तुनिष्ठ होता है। और कवि का कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। और इलियट अनेकता में बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते थे, जो व्यक्तिकता का विरोधी है। तो इलियट का मानना था कि अनेकता में एकता को बांधने के लिए, एकता लाने के लिए परंपरा का होना आवश्यक है, और इसीलिए व्यक्तिकता का इसे विरोधी मानते हैं। वे साहित्य के जीवंत विकास के लिए परंपरा का योग स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि साहित्य का विकास तभी होगा जब परंपरा होगी, परंपरा को हम मान्यता देंगे, जिसके कारण साहित्य में आत्मनिष्ठ तत्व नियंत्रित और वस्तुनिष्ठ प्रमुख हो जाता है। इलियट ने वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया तथा कला को निर्वैयक्तिक घोषित किया। ठीक है, तो इलियट ने जो वस्तुनिष्ठ साहित्य है उसको महत्व दिया और कला को निर्वैयक्तिक वो किसी एक का ना होकर सबका होगा, ऐसा घोषित किया। इलियट का प्रारंभिक विचार था कविता उत्पन्न नहीं की जाती अपितु उत्पन्न हो जाती है, किंतु बाद में उन्होंने अपने विचारों को बदलते हुए कहा, मैं उस समय अपनी बात ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर सका था। उनका जो प्रारंभिक पहले विचार था कि कविता उत्पन्न नहीं की जाती अपितु खुद उत्पन्न होती है, लेकिन बाद में उनके विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने कहा कि उस समय मैं अपनी बात ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर सका था। ठीक है, उसके बाद इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की मान्यताएं। तो इलियट की निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या हैं? तो पहला है कवि वैज्ञानिक के समान निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद कवि व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं अपितु उससे पलायन है, कवि सिर्फ एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, पूरे सार्वभौमिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद निर्वैयक्तिकता का अर्थ है रचनाकार के भाव एवं विचारों का समानीकरण का होना, जो रचनाकार के भाव हैं और जो उसके विचार हैं उसका समानीकरण होना। ये नहीं कि भाव कुछ अलग उठ रहे हैं और आप विचारों अपने विचार जो दिखा रहे हैं वो अलग है। ठीक है, उसके बाद कवि का व्यक्तिगत भाव सार्वभौमिक होकर काव्य में व्यक्त होता है। ठीक है, निर्वैयक्तिकता के 2 रूप हैं, प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता और विशिष्ट निर्वैयक्तिकता। तो प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता क्या है?
जो प्रकृति के नियमों के संदर्भ में होती है उसे प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता कहते हैं। मतलब जो प्रकृति के नियमों के संदर्भ में होती है उसे प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता कहते हैं, जैसे हवा, पानी, धूप, मानवता आदि का भाव। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट निर्वैयक्तिकता क्या है? कवि का वह विशेष विचार जो किसी समस्या पर केंद्रित हो, कवि का वह विशेष विचार जो किसी समस्या पर केंद्रित हो तथा बाद में सभी का विचार बन जाए, वो एक विशिष्ट निर्वैयक्तिकता कहलाती है। मतलब बाद में वो सभी का विचार बन जाए, वही विशिष्ट निर्वैयक्तिकता कहलाती है। उसके बाद काव्य का कवि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये इनका मानना है। कवि एवं कलाकृति दोनों परस्पर प्रभावित होते हैं। ठीक है। कविता के 3 स्वर होते हैं, प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर और तृतीय स्वर। ठीक है। कविता के प्रथम स्वर क्या है? प्रथम स्वर में कवि औरों से नहीं स्वयं से बातें करता है। द्वितीय स्वर में दूसरे स्वर में वह श्रोताओं से बातें करता है। ठीक है। और तृतीय स्वर में क्या होता है? तृतीय स्वर में वह सार्वभौमिक बातें करता है। मतलब कि जैसे कवि प्रथम स्वर में क्या है कि खुद से बातें कर रहा है, द्वितीय स्वर में जो श्रोता हैं उसको सुनने वाले उन लोगों से बातें कर रहा है, और तृतीय स्वर में सार्वभौमिक मतलब पूरी दुनिया के लिए वो कोई बात कह रहा है। ठीक है। उसके बाद निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की आलोचना, मतलब किसने निर्वैयक्तिकता के बारे में क्या क्या कहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार, डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कथन देखेंगे निर्वैयक्तिकता के बारे में। तो टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए है। मतलब भागीरथ मिश्र जो है वो मानते हैं कि जो टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत है वो भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण को समेटे हुए हैं या उसके समान है। ठीक है। उसके बाद रामचंद्र तिवारी के अनुसार इलियट ने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत में आत्मनिष्ठ साहित्य के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य पर बल दिया है। मतलब रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि इलियट जो है वो निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में आत्मनिष्ठ सिद्धांत के स्थान पर वस्तुनिष्ठ सिद्धांत पर बल दिया है। तो ये सही बात है। उसके बाद इलियट का परंपरा परिकल्पना की अवधारणा का सिद्धांत, तो यहाँ निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत खत्म हो जाता है और अभी इलियट का परंपरा या परिकल्पना की अवधारणा का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। आलोचना के संदर्भ में इलियट ने 1918 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। ठीक है। यह लेख द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी में संकलित है, रचना में संकलित है। इस लेख के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में परंपरा की व्याख्या है, द्वितीय भाग में ईमानदार आलोचना तथा संवेदनशील प्रशंसा का वर्णन है, तृतीय भाग सारांश के रूप में है। और उसके बाद परंपरा की परिभाषाएं क्या है इलियट के अनुसार? परंपरा एक बेहतर प्रयोग की वस्तु है। इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है। इतिहास में एक दृष्टि निहित होती है जिसके माध्यम से वर्तमान को सुखद बनाया जा सकता है। तो इलियट परंपरा के बारे में कहते हैं, परंपरा एक बेहतर प्रयोग की वस्तु है। इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है। इतिहास में एक दृष्टि निहित होती है जिसके माध्यम से वर्तमान को सुखद बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद श्यामा चरण दुबे परंपरा के बारे में क्या कहते हैं कि परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक निरंतरता बनी रहती है। तो श्यामा चरण दुबे क्या मानते हैं परंपरा के बारे में कि परंपरा संस्कृति का वह भाग है जिसमें भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक निरंतरता बनी रहती है। उसके बाद परंपरा की उपयोगिता क्या क्या है? तो परंपरा से इतिहास का बोध होता है और परंपरा से अतीत की सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा को समझा जा सकता है। तो उपयोगिता है इसका, परंपरा से इतिहास का बोध होता है, परंपरा से अतीत की सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा को समझा जा सकता है।
परंपरा हमारे हृदय में जाति, समाज, देश, साहित्य के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न करती है। तो परंपरा जो है वो हमारे हृदय में जाति, समाज, देश, साहित्य के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न करती है। उसके बाद इलियट की परंपरा विषयक मान्यताएं क्या क्या हैं, मतलब ये परंपरा के बारे में क्या क्या मान्यताएं रखते हैं इसके बारे में देखेंगे। कोई भी रचनाकार या कलाकार अपनी परंपरा से अलग हटकर रचना नहीं कर सकता। तो इनका मानना है कि कोई भी रचनाकार है या कलाकार है अपनी परंपरा से अलग हटकर रचना नहीं कर सकता। परंपरा रचनाकार की सोच को प्रभावित करता है। परंपरा रचनाकार की सोच को प्रभावित करता है। ठीक है। प्रत्येक युग का साहित्य अपनी परंपराओं से प्रभावित होता है। मतलब जितने भी युग हैं उसका जो साहित्य होता है वो अपने परंपराओं से प्रभावित रहता है। परंपरा मूल्यांकन में तुलनात्मक दृष्टिकोण का सृजन निर्माण करती है। परंपरा मूल्यांकन में तुलनात्मक दृष्टिकोण का सृजन निर्माण करती है। उसके बाद किसी भी कलाकृति या कृतिकार का मूल्यांकन केवल रचनाकार या कृति के स्तर पर नहीं किया जा सकता। परंपरा का सहारा उसे लेना ही पड़ता है। ठीक है। कवि की अतीत अर्थात परंपरा का ज्ञान होना, कवि को अतीत अर्थात परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। उसे परंपरा के भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आलोचना परंपरा को जाने बिना असंभव है। मतलब जो आलोचना लिखते हैं उसको परंपरा को जाने बिना असंभव है। उसके बाद कलाकार अपनी प्रतिभा से परंपरा को प्रभावित कर नवीन रूप देने में सक्षम रहते हैं। कलाकार अपनी प्रतिभा से परंपरा को प्रभावित कर नवीन रूप देने में सक्षम रहते हैं। मतलब आप अपनी प्रतिभा से परंपरा को प्रभावित करके ही नवीन रूप देने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है। परंपरा के द्वारा उसे यह पता चलता है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है। मतलब परंपरा के द्वारा ही आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मतलब क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद इलियट का स्पष्ट कहना है कि कवि की मौलिकता इस बात से है कि वह अतीत को वर्तमान के संदर्भ में देखे। इलियट मतलब कहते हैं कि कवि की मौलिकता इस बात से है कि वह अतीत को वर्तमान के संदर्भ में देखे। कवि कला और काव्य की प्रमुख धारा का निर्वाह करे, क्योंकि पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से परिचित होने के कारण कवि का ज्ञान विस्तृत होता है। कवि कला और काव्य की प्रमुख धारा का निर्वाह करे, क्योंकि पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से परिचित होने के कारण कवि का ज्ञान विस्तृत होता है। मतलब आपको अगर पहले की जो काव्य धाराएं हैं उनसे अगर आप परिचित होंगे तभी मतलब आपका ज्ञान विस्तृत होगा। उसके बाद कथन है, इलियट क्या कहते हैं, आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। ठीक है। उसके बाद फिर इलियट एक और चीज़ कहते हैं कि कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। मतलब कि कविता आप अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को छोड़कर मतलब सार्वभौमिक होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद उनका ये वाला कथन है कि आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये टॉपिक। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।